चिरंजीव भाई साहब, मंगलाचरण करना है आपको। करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमो सिद्धेभ्य। त्रिभुवन सिर से हर ए भव 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 भयग भाग गदे पण सिद्धे जीव ठाणस्य मलिन गुण चूलियम ओच्छम मलिन गुण चूलियम ओच्छम। तीर्थंकर उपदेश श्रुताय नमो नमः। रत्नत्रय धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। आचार्य दर्शन से उपदेश प्राप्त कर भूतबली और पुष्पदंत आचार्य ने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। षटखंडागम ग्रंथ पर आचार्य वीरसेन द्वारा विरचित धवला टीका जो 16 पुस्तकों में प्रकाशित हुई है, उसमें से हमारी छठी पुस्तक में 8वीं चूलिका के अंतर्गत देश एवं लब्धि का प्रकरण चल रहा है। हमने पांचवें गुणस्थान की विशेषता को जाना कि पांचवें गुणस्थान में एकांतानुवृद्धि स्थान और अधा प्रवृत्त, इस प्रकार से दो विभाजन किए कि प्रारंभ के अंतर्मुहूर्त तक जब तक विशुद्धि बढ़ती रहती है तब तक उसको कहते हैं एकांतानुवृद्धि। उसके बाद में अधा प्रवृत्त संयता संयत यह संज्ञा प्राप्त होती है। इनके अंदर होने वाले विशेष कार्यों को भी हमने देखा और यह देखा कि इस गुणस्थान पांचवें गुणस्थान के जीव के पूरे जीवन भर तक लगातार गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है। अब आचार्य उसी विषय को आगे बढ़ाकर हमें एकांतानुवृद्धि अपूर्वकरण से लेकर, यानी जब से जीव ने पांचवा गुणस्थान प्राप्त करने का प्रयत्न प्रारंभ किया, ये प्रयत्न प्रारंभ करने वाला जीव या तो पहले से पांचवें में आ रहा है या चौथे से पांचवें में आ रहा है, दो करण करता है और अपूर्व करण से लेकर एकांतानुवृद्धि तक जो विशेष अल्प बहुत है, उन स्थानों को पढ़ने हम जा रहे हैं। तो पढ़ेंगे हमारे उषा जी केकरा, थोड़ा पढ़िए जरा यहाँ से। हाँ, उषा जी केकरा, पृष्ठ संख्या 274। हाँ जी। अब अपूर्व कर्ण से लेकर जब तक संयता संयत एकांतानुवृद्धि के द्वारा संयम लब्धि रूप से रहता है, तब तक इस मध्यवर्ती काल में स्थितिबंध, स्थिति सत्व, स्थिति कांडक, जघन्य और उत्कृष्ट अबाधाई तथा जघन्य और उत्कृष्ट उत्पीड़न काल, इन पदों का तथा अन्य पदों का अल बहुत कहेंगे वह इस प्रकार है। अभी अपन ने इस 8वीं चूलिका में कितने अल्पबोध देखे? पहला अल्पबोध देखा था हमने सम्यक्त उत्पत्ति के काल में। कहां देखा था? और वो भी देखा था अपूर्व करण से लेकर अंतरकरण के पूरे नहीं, गुण संक्रमण काल तक देखा था। कहां देखा था? प्रथमोषम सम्यक में जो अल्पबोध देखा था, 25 पद का अल्पबोध देखा था। क्या देखा था? अपूर्व करण के पहले समय से लेकर प्रथमोषम सम्यक को जब प्राप्त करता है तो वहां पर पहले गुण संक्रमण चलता है, फिर अधा विज्ञा संक्रमण शुरू होता है। तो गुण संक्रमण काल तक के हमने अल्पबोध देखे थे, वो थे 25 थे, और पेज नंबर था 88। लिख लीजिए, पेज नंबर 88, आज देखना उसको जाके, इसी पुस्तक का पेज नंबर 88 पर था। उसके बाद में हमने दर्शन मोह की क्षपणा में अल्पबोध देखे थे। याद है कि दर्शन मोह की क्षपणा में अल्पबोध देखे थे? वो कहां से देखे थे? कहां से कहां तक देखे थे? वह अपूर्व करण के पहले समय से लेकर कृत्य कृत्य वेदक होने के काल तक देखे थे। कहां तक देखे थे? अपूर्व करण के लेकर कृत्य कृत्य वेदक काल तक देखे थे। आज जो हम यहाँ पर अल्पबोध देख रहे हैं वो तीसरा अल्पबोध है। ये कहां से देख रहे हैं अपन? अपूर्व करण के पहले समय से लेकर एकांतानुवृद्धि काल तक के अल्पबोध देख रहे हैं। 3 अल्पबोध आए हैं। जय श्री राम। कितने आए हैं? 3 अल्पबोध। बताइए, पहला अल्पबोध किसका आया है, दूसरा किसका आया, तीसरा किसका आया? पहला अल्पबोध आया प्रथमोषम सम्यक के काम आया। दूसरा अल्पबोध किसका आया? क्षपण, ये दर्शन मोह की क्षपणा वाले का। तीसरा अल्पबोध आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि 5वें गुणस्थान में जो संयम संयम लब्धि उस संबंधित अल्पबोध आए। इन तीनों अल्पबोध में कहां से लेकर कहां तक बताया कि पहला जो प्रथमोषम सम्यक का जो अल्पबोध था वह था अपूर्व करण के पहले समय से लेकर कहां तक था? गुण संक्रमण काल तक।
मतलब प्रथमोषम सम्यक की प्राप्ति होने के बाद तक जब तक गुण संक्रमण चलता रहता है, गुण संक्रमण का अर्थ क्या है कि मिथ्यात्व का और सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य सम्यक प्रकृति में गुणाकार रूप से संक्रमण होना, ये गुण संक्रमण काल प्रथमोषम सम्यक के प्रारंभ में अंतर्मुख तक चलता है। और प्रथमोषम सम्यक चल रहा है, उसके बाद में विज्ञा संक्रमण शुरू हो जाता है। तो पहला अल्पोत अपन ने उसको देखा था। दूसरा अल्पोत किसका देखा था जयशीष राव? दर्शन मोह की क्षपणा में देखा। दर्शन मोह की सपना में। हाँ, उसका कितना 33 पद का अल्पोत था, और वो कहां से कहां तक था? अपूर्वकरण के पहले समय से लेकर कृतकृत्य वेदक होने तक के बीच में जो स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, स्थिति बंधापसरण, गुण श्रेणी आदि आदि जो कार्य होते हैं, उन पदों को लेकर हमने गुण देखा था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, एक एक अल्पोत को पढ़ेंगे, सिर्फ ये बताने के लिए कि उषा जी केकरा के आप याद रखें। अब पढ़ेंगे, अपने शुरू करते हैं। किरण जी भाई साहब, आपको एक एक अल्पोत पढ़ना, नंबर देना, आपको अपन नंबर देते चलेंगे। पढ़िए। पंडित जी, उत्कीर्ण काल किसे कहते हैं? हाँ, उत्कीर्ण काल, हाँ हमने परसों भी प्रश्न पूछा था, हमने बताया था। किसने, कौन बताना चाहेगा आप लोगों में से? उत्कीर्ण काल जैसे स्थिति कांडोत्कीर्ण काल, मतलब स्थिति कांड करने का जितना काल है ना, जितना उत्तीर्ण होने में जितना काल है, उसको कहेंगे स्थिति कांडोत्कीर्ण काल। अनुभाग करने, कांडक करने में जितना काल लगेगा, उसको बोलेंगे स्थिति कांडोत्कीर्ण काल। क्या कहेंगे? जितना समय लगेगा, ठीक है ना। जैसे आपको खाना बनाने में कितना समय लगेगा, उसको बनाएंगे खाना बनाने का उत्कीर्ण काल, ठीक है ना। अलग अलग हो सकता है, कोई आधे घंटे में बना लेगा, कोई 1 घंटे में बनाएगा, कोई 4 घंटे में बनाएगा। तो अलग अलग आयाम वाले अलग अलग काल होगा, उसको बोलेंगे स्थिति उत्कीर्ण काल। ठीक है, अब हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। बहुत सुंदर प्रकरण चल रहा है, अभी पढ़ेंगे किरण जी भाई साहब। पढ़ता हूँ। पहला पॉइंट डालना है, अशोक भाई नंबर डालना है। पहला पॉइंट, एकांतानुवृद्धि। अब अपूर्ण करण से लेकर हाँ। जब तक संयता संयत एकांत वृद्धि के द्वारा संयमा स्वयं लब्धि से बढ़ता है, तब तक इस मध्यवर्ती काल में स्थितिबंध, स्थितिसत्व, स्थितिकांड, जगन्य और उत्कृष्ट आबादाय तथा जगन्य और उत्कृष्ट उत्कीर्ण काल, इन पदों का तथा अन्य पदों का अल्प बहुत तो कहेंगे। वह इस प्रकार है, वह इस प्रकार है। एकांतानुवृद्धि के अंत में संभव अंतिम अनुभाग कांडक का उत्कीर्ण काल सबसे थोड़ा है। उससे अपूर्वकरण के प्रथम अनुभाग कांडक का उत्कीर्ण काल विशेष अधिक है। उससे एकांत अनुवृद्धि के अंत में संभव अंतिम स्थितिकांडक का उत्कीर्ण काल और स्थिति बंधक का काल, ये दोनों परस्पर तुल्य और असंख्यात गुणित है। रुक जाएंगे, उससे रुक जाएंगे। हाँ, उषा जी केकरा कितने अल्पोत पढ़े अपन ने? 3 है कि नहीं? उषा जी केकरा दिख नहीं रहे हैं। हाँ, एक तो ये अपन ने हुआ। कितने अल्पोत पढ़े? 3 3 पढ़े, तीन बहुत पढ़े। बढ़िया। हाँ, तीन आप लोग किसी जल्दी तो नहीं है ना, मतलब बिल्कुल धीरे धीरे समझेंगे। ये करना नियोग का विषय है ना, ऐसे समझ में आएगा। अपन ने 3 अल्पोत पढ़े। अब आशावन बताएंगे 3 अल्पोत में किस किस को लेकर है? नंबर डाल लिया आप लोगों ने? नंबर 1 2 3 डाल लिए। देखो, पहले 2 अल्पबहुत अनुभाग कांडक को लेकर है, और तीसरा अनुबंध में 2 की बात है, स्थिति कांडोत्कीर्ण काल और स्थिति बंधापसरण काल। अभी तक किरण जी भाई साहब ने 3 अल्पबहुत पढ़े। क्या उषा जी कह रहा 3 अल्पबहुत पढ़े? पहला अल्पबहुत अनुभाग कांडक को लेकर है, दूसरा अल्पबहुत अनुभाग कांडक को लेकर है, तीसरे अल्पबहुत में एक ही है लेकिन दोनों को लेकर है, स्थिति कांडोत्कीर्ण काल और स्थिति बंधापसरण काल। तो कहते क्या है कि जो पहला अनुभाग कांडोत्कीर्ण काल जो है सबसे छोटा, कौन सा लिया? एकांतानुवृद्धि के अंत समय में, क्योंकि आगे कौन सा चालू होने वाला है उसका? अधा प्रवर्त संयतता संयत होने वाला है वो। तो उन्होंने आगे वाला क्यों नहीं लिया प्रीति जी? क्योंकि वहां पर आगे अब होंगे ही नहीं। अभी हमने पढ़ा था ना, उस काल में स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात नहीं होगा, और ये सबसे छोटा जो है स्थिति कांडोत्कीर्ण काल, जो सबसे बड़े छोटे समय में हुआ, तो सबसे छोटे वाले को पहले लिया। उससे बड़ा अनुभाग कांडक घात सबसे बड़ा कहां होता था? कि अपूर्वकरण के पहले समय में होता था। ये दूसरे पॉइंट पर लिया।
तीसरा, हमने देखा था कि एक अंतर्मूर्त के अंदर जब स्थिति कांडक घात होता है उतना ही काल स्थिति बंधापसरण का है। इसलिए तीसरे पॉइंट पर क्या लिखा, दोनों को बराबर लिया। जितना काल स्थिति बंधापसरण है उतना ही काल स्थिति कांडोत्कीर्ण काल है। दोनों में ममता जी दोषी क्या अंतर है? स्थिति कांडोत्कीर्ण काल और स्थिति बंधापसरण काल में क्या अंतर, मतलब दोनों में क्या अंतर? जब काल बराबर है तो दोनों में अंतर क्या है? ममता जी दोषी ही बताएंगे, बाकी बीच में नहीं बोलेंगे। स्थिति बनता है यानी तो वो समय स्थिति जो बनती है उनके परिणामों से हाँ, उसका है। और स्थिति कांडक मतलब जो स्थिति बनती है सत्ता में पड़े हुए, सत्ता में जो है पड़े उसके उनकी स्थिति का घात होना, वो तो कहते हैं घात स्थिति होना, वो कांडोत्कीर्ण स्थिति काल। कांडक। और जो नया नया बंध बन रहा है वह हमेशा घट घट हम्म। कर हो रहा है, उसको कहते हैं स्थिति बंधापसरण काल। हमने 3 पद पढ़ लिए, आप लोग लिख सकते हैं, 3 नाम भी लिख सकते हैं। कल सभी पदों की संख्या अशोका जी पहले से शुरू से पढ़ के बताएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा नंबर। आज नंबर डालेंगे, आज किरण जी भाई साहब पढ़ रहे हैं, फिर कल नंबर डालना आप लोगों को। नंबर डालेंगे तो अल्प होते आनंद आएगा। और ये डालेंगे, पहले 2 अनुभाग कांडक घात के हैं, तीसरे 2 में 1 का है, स्थिति बंध कांडोत्कीर्ण काल का है। कहां पर है ये बात लिखेंगे तो बड़ा ही आनंद से आपको इसका स्वाध्याय होगा। चलिए आगे पढ़ना किरण जी भाई साहब, चौथे नंबर पर पढ़ता हूँ। उससे अपूर्णकरण के प्रथम स्थिति कांडक का उत्कीर्ण काल और स्थितिबंध का काल ये दोनों परस्पर तुल्य और विशेष अधिक है। उससे प्रथम समयवर्ती संयताशय से लेकर जब तक एकांत वृद्धि से अर्थात उत्तरोत्तर प्रति समय अनंत गुणित श्रेणी क्रम से संयम रूप पर्यायों में बढ़ता है, तब तक एकांत वृद्धि का काल संख्यात गुणा है। उसके अपूर्ण काल संख्यात गुणा है। उससे जगन्य संयम का काल, जगन्य सम्यक्त प्रकृति के उदय का काल, जगन्य स्थिति मिथ्यात्व के उदय का काल, जगन्य संयम का काल, जगन्य असंयम का काल और जगन्य सम्यक मिथ्यात्व के उदय का काल, ये 4 काल परस्पर तुल्य और संख्यात गुणित है। कितने पॉइंट पढ़े अपन ने अभी? 4, 5 और 6 पढ़ लिए। कितने पढ़ लिए? 6 पॉइंट 6 पॉइंट पढ़ लिए, ठीक है ना। 6 पॉइंट क्या पढ़ा? 6 पॉइंट में 3 पॉइंट तो समझ में आ गया था, चौथा, पांचवा और छठा। नहीं, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा नहीं, चौथा, पांचवा, छठा पढ़ा कि चौथा और पांचवा ही पढ़ा। कितने पॉइंट पढ़े अपन ने? हाँ, चौथा, पांचवा और छठा। चले, चौथे में क्या बताया उन्होंने? यहां से देखिए, वे दोनों परस्पर तुल्य थे, ये पॉइंट था तीसरा। अब उससे प्रथम समवर्ती संहिता सहित से लेकर जब तक एकांतानुवृद्धि से, मतलब पहले जो एकांतानुवृद्धि से उत्तरोत्तर प्रति समय अनंत गुणी श्रेणी क्रम से संयम और से प्रयास बढ़ता है, तब तक एकांतानुवृद्धि का काल संख्यात गुणा है। ये पॉइंट नंबर 4 आया। मतलब इनसे जो है एकांतानुवृद्धि काल का जो अंतर्मूर्त है वो चौथे नंबर पर आया। और ये जो अपन ने 5वां ही पढ़ा, 2 ही पॉइंट पढ़े अपन ने, मंजुला जी 2 ही पॉइंट पढ़े। 5वां पॉइंट अब पढ़ रहे हैं, उसमें अपूर्वकरण का काल संख्यात गुणा है। अच्छा, अपूर्वकरण का काल संख्यात गुणा, ये 5वां पॉइंट है। छठे पॉइंट में क्या बता रहे हैं? अपूर्वकरण का काल संख्यात, एकांतावृद्धि काल से अपूर्वकरण का काल बड़ा है। एकांतावृद्धि का काल कहां पर है मंजुला जी? और अपूर्वकरण का काल कहां पर है? 5वें नंबर पे। नहीं, हाँ वो नंबर तो ठीक है, लेकिन है कहां पर है? अपूर्णकरण पहले होगा। हाँ, बहुत बढ़िया। लेकिन आप आप सही बता रहे हैं, लेकिन और अच्छा बताइए जरा, अपूर्वकरण कहाँ होगा और एकांतानुवृद्धि का काल कहां पर आएगा? 5वें गुण तो स्थान में। जब अधेकर्ण अपूर्णकर्ण होते हैं पंचम गुणी स्थान से पहले तब होगा। और अपूर्वकरण के काल के स्थान कौन से हैं? 2 है। पहले से 5वें में जा रहा, उसके भी अपूर्वकरण हो रहा है, चौथे से 5वें में जा रहा, उसके भी अपूर्वकरण हो रहा है। दोनों का दो कारण करके दोनों जा सकते हैं। मतलब चौथे से 5वें में जाने वाला वेदक सम्यक दृष्टि है, वह भी अपूर्वकरण करके 2 करण करके जा रहा है। पहले से 5वें में जाने वाला ये कौन सा सम्यक दृष्टि है राजुल जी? ये सादी मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि नहीं है, सादी मिथ्या दृष्टि है। क्या बताया प्रीति जी? 5वें गुणस्थान में आने के 2 रास्ते हैं, एक पहले से 5वें में, दूसरा चौथे से 5वें में आ रहा है। प्रथमोषम सम्यक वाला आता, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं।
पहले से पांचवें उसकी बात नहीं कर रहे, यहाँ किसकी कर रहे हैं कि जो वेद जो सादी मिथ्या दृष्टि है पहले गुणस्थान में, वह पांचवा गुणस्थान मतलब 28 प्रकृति की सत्ता वाला है, वह जीव प्राप्त करता। तो कैसे प्राप्त करता? 2 करण करके करता। दूसरा जीव कौन है? चौथे गुणस्थान वाला है, वह भी 2 करण करके करता है, तो उसके भी होता है। तो ये अपूर्व करण का काल की यहाँ पर जो बात की कि वो अपूर्व करण का काल जो है उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं कि वो अपूर्व करण का काल जो है वो एकांतानुवृत्ति के काल से भी अपूर्व करण का काल बड़ा है। इतनी बात बताने के बाद में 5वें पॉइंट पर अब 6 बोल आए हैं, उनका एक ही काल है। पहला जगन्य संयम संयम का काल, दूसरा है जगन्य सम्यक्त प्रकृति के उदय का काल, तीसरा जगन्य मिथ्यात्व के उदय का काल, तीसरा जगन्य संयम का काल, चौथा है जगन्य असंयम का काल, और 5वां है छठ में, यहाँ 6 लिखे मैंने, कोई छूट गया मेरे से, जगन्य सम्यक मिथ्यात्व का उदय काल। ये 6 काल की यहाँ पर बात बता रहे हैं। तो ये काल कैसे समान हो गए, क्या कहना चाहते हैं? अभी तक अपन ले आए थे, किसके लिए आए थे? अपूर्व करण के काल तक आ गए थे। एकांतानुवृत्ति का काल लिया था, उसके बाद में कौन सा ले लिया अपन ने लिया उसके बाद में अपूर्व करण का काल, एकांतानुवृत्ति बाद में अपूर्व करण। अब कह रहे हैं कौन सा काल के, देखो एकांतानुवृत्ति का काल आ गया था, 5वें गुणस्थान में कौन सा बच्चा अभी? अथा प्रवृत्त। हाँ, आधा प्रवृत्त का बचा। अब टोटल जो 5वें गुणस्थान, अब ये तो आधा प्रवृत्त का तो बहुत हो सकता है, पूर्व कोटि आयु वाला भी हो सकता है। तो आचार्य ने क्या लिया कि जगन्य 5वें गुणस्थान का काल, और कोई जगन्य 5वें गुणस्थान के काल में रहकर तुरंत पहले में आए, वापिस पहले और वापिस 5वें में आए, तो उसका जगन्य मिथ्यात्व का काल हो गया। कौन सा? जगन का मिथ्यात्व काल। ऐसे ही कोई जीव 5वें में है, गिरकर चौथे में आया और तुरंत 5वें में चला गया, तो उसका बोल दिया जगन्य चौथे गुणस्थान वाला काल, असंयत वाला काल। और सम्यक प्रकृति उदय का काल क्या है कि जितने काल तक ये वेदक सम्यक दृष्टि है, तो 5वें गुणस्थान वेदक सम्यक दृष्टि, जगन्य काल उतने समय तक कितना सम्यक प्रकृति का उदय रहेगा कि नहीं रहेगा, कि मिथ्यात्व का उदय आएगा कि नहीं आएगा। सम्यक का प्रकृति जितना जगन्य काल है, जितने काल तक 5वें गुणस्थान में है, तो उसके जगन्य सम्यक्त का काल भी उन्होंने अलग से दिखा दिया। बात एक ही है, जगन्य 5वें गुणस्थान का काल कहो क्यों, उतने काल तक ही उसके सम्यक प्रकृति का उदय हुआ, तो वह जगन्य सम्यक्त का काल हो गया। वह गिरकर पहले गुणस्थान में आया तो जगन्य मिथ्यात्व का, उसके बाद में तुरंत वापस 5वें में आने वाला है। वह गिरकर चौथे में आया तो वापस गिरकर वो काल होगा। मतलब देखो कितनी बातें आचार्य ने बताई है। हमने गुणस्थान विवेचन में पढ़ा है, परीक्षा भी दी है, 5वें गुणस्थान में चौथे से 5वें आता है, 5वें से 1 आता है, लेकिन कितनी सूक्ष्म बातें यहाँ पर बता रहे हैं और इस विषय कितना स्पष्ट हो रहा है। फिर से पढ़ते हैं, 6 पॉइंट का फिर से नाम लेते हैं, कौन कौन से मैं फिर से प्रयत्न कर रहा हूँ। मेरे को पंडित जी साहब एक प्रॉब्लम है। हाँ। अभी आपका तो ये चौथा या 5वां ही हुआ है पॉइंट, मेरे तो 7 हो गए। मैंने कैसे बताओ कैसे हो, बताओ। कैसे मार्किंग किया मैं बताती हूँ। हाँ। पहला तो एकांतानुवृत्ति वाला वो अंतिम अनुभाग कांड का उत्कीर्ण काल सबसे थोड़ा, हाँ। वो पहले नंबर पे। बहुत बढ़िया। फिर दूसरा है उससे अपूर्वकरण के प्रथम अनुभाग कांड का उत्कीर्ण विशेषाधि, हाँ। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा है उससे एकांतानुवृत्ति अंत में संभव अंतिम स्थिति कांड का उत्कीर्ण काल और स्थिति बंध का काल, ये दोनों परस्पर तुल्य और संख्यात्मक है। ये 3 हो गए। अब चौथा है उससे अपूर्वकरण के प्रथम स्थिति कांड का उत्कीर्ण काल और स्थिति बंध का काल, ये दोनों भी परस्पर तुल्य और विशेषाधिक है। अब उसके बाद मैंने 5वां लिया कि उससे प्रथम समयवर्ती संयता संयत से लेकर जब तक एकांतानुवृत्ति और उत्तरोत्तर प्रति समय अनंत गुण श्रेणी क्रम से संयम रूप से पर्यायों से पढ़ता है, तब तक एकांतानुवृत्ति का काल संख्यात गुणा है। तो मैंने इसको 5 नंबर दिया। तो आपने 5 नंबर दिया ना, वो सही दिया। हाँ। आप देखो, आप है ना सभी अल्पवत को ले रहे, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5 सबको अपूर्व, सब काल के चल रहे हैं। लेकिन यहाँ जो 6 काल बताए ना, पहले वाला 6 के बराबर नहीं है।
पहले वाले से दूसरा वाला बड़ा है, दूसरे वाले से तीसरा वाला बड़ा, तीसरे वाले से चौथे वाला बड़ा, चौथे वाले से पांचवा बड़ा। तो जब अपूर्वकरण का काल आ गया ना, उससे संयम, उसका संयम संयम का काल बड़ा हो गया। लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि पांचवें गुण स्थान का जो पूरा जगन्य काल है वो अपूर्वकरण के काल से भी बड़ा है, लेकिन जितना ये जगन्य काल है उतना ही काल पहले गुण स्थान में कोई गिने, क्योंकि पहले गुण स्थान वाला पांचवें गुण स्थान में नहीं है। सिर्फ तुलना करने के लिए बता रहे हैं कि पांचवें गुण स्थान का जगन्य काल कितना है, कि वो उतना ही है जितना कि कोई जीव पांचवें से गिरकर पहले में आए तो उसको बोलेंगे जगन्य मिथ्यात्व का काल। वह काल उतना ही है कि जितना सम्यक प्रकृति का उदय का काल है। किसका बात करनी है? पांचवें गुण स्थान के काल। क्योंकि हमको यहाँ पर कब से लगा रहे हैं? अपूर्वकरण से लेकर एकांतानुवृत्ति तक अल्पबहुत लगा रहे हैं। तो हमको मिथ्यात्व की बात नहीं करना अभी, लेकिन उनको बराबर होता है ये बताने के लिए यहाँ पर उन्होंने बात को बताई है कि अलग अलग ये छह जो है जो अपन पढ़ रहे हैं, ये छो काल किसके बराबर है। जैसे अपने जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का है, तो अपन 1 लाख योजन वाले और कौन कौन से उसकी बात करेंगे, जबकि वो अलग हो सकता है। 1 लाख योजन का जो अलग अलग, जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का है, सातवें नरक का बिल भी 1 लाख योजन का, तो वो अलग जगह है, लेकिन तुलना करने के लिए कि इनके काल के बराबर कौन कौन से हैं। लेकिन ये 6 काल से ऊपर वाले काल छोटे हैं, ये काल उनसे बड़ा है, क्योंकि अपन अल्प से लेकर बहुत तक आ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन आपने बताया सब काल के हैं, लेकिन यहाँ पर काल की अपेक्षा से भी आएंगे, कहीं कहीं पर गुण श्रेणी के आयामन नंबर ऑफ निश्चय की अपेक्षा से भी आएंगे, है ना, अलग अलग तरह से अल्प बहुत आएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे किरण जी भाई साहब, आगे पढ़ना है नेक्स्ट पेज में। पढ़ता हूं। उससे एकांतानुवृत्ति के अंत के समय अंतिम श्रीकांडक उत्कीर्ण काल, स्थितिबंध का काल, ये दोनों परस्पर तुल्य और असंख्यात संख्यात गुणित है। उससे अपूर्वकरण के प्रथम श्रीकांडक का उत्कीर्ण काल और स्थितिबंध का काल, ये दोनों परस्पर तुल्य और विशेष अधिक है। उससे प्रथम समयवर्ती संहिता संयत से लेकर जब तक एकांत वृद्धावृद्धि से अर्थात उत्तरोत्तर प्रति समय अनंत गुणित श्रेणी क्रम से संयता संयमा संयम रूप पर्याय से बढ़ता है, तब तक ये एकांत वृद्धि काल असंख्यात गुणा है। उससे अपूर्वकरण का काल संख्यात गुणा है। उससे जगन्य संयम संयम का काल जगन्य सम्यक दोनों ही संख्यात गुणा है ना, दोनों ही संख्यात गुणा है। पहले वाला भी एकांतानुवृत्ति का काल भी संख्यात गुणा है, अपूर्वकरण का काल भी संख्यात गुणा है। हाँ, तो उसके गुणाकार बताया, संख्यात गुणा उसे पहला अनंत गुणित है ना, पहला अनंत गुणित है, उसके बाद असंख्यात गुणा छूट है। गया ना, वो 6 लिए है, उसके बाद में उससे प्रथम समयवर्ती संयता संयत के द्वारा की गई गुण श्रेणी का निषेध संख्यात गुणित है। ये हाँ, तीसरी लाइन, दूसरी लाइन का अंतिम छूट गया ना। गुण श्रेणी का निक्षेप मतलब नंबर ऑफ निक्षेप। आप देखो कि यहाँ पर अभी मैंने बताया ना, गुण श्रेणी का निक्षेप की बात आ गई। किसकी आ गई? गुण श्रेणी निक्षेप की बात आ गई। निक्षेप की आ गई। हाँ, मतलब कितने तो वो भी नंबर ऑफ संख्यात निक्षेप के गुणित गुण है श्रेणी ना। में। और ये गुण श्रेणी के निक्षेप कब बता दे? पहले समय पर बनाया। कब? पहले समय पर उसने बना दी जीव की, उसकी बात यहाँ पर बता रहे। मैंने बताया ना, केवल काल की बात नहीं आएगी, गुण श्रेणी के कितने निषेक है। देखिए जैसे कहते हैं ना, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और मेरे पास में 60 रुपए है, तो 60 रुपए की बात करेंगे, 60 समय के घंटे की बात करेंगे, 60 और मतलब इस तरह से बात करते रहे ना समय। चलिए आगे चल। उससे जगन्य संयता सत का काल, जगन्य सम्यक प्रकृति के उदय काल, जगन मिथ्यात्व उदय काल, जगन्य संयम का काल, जगन्य असंयम का काल और जगन्य सम्यक मिथ्यात्व के उदय का काल, ये 6 काल परस्पर तुल्य और संख्यात गुणित है। उससे प्रथम समयवर्ती संयता संयत के द्वारा की गई गुण श्रेणी का निक्षेप संख्यात गुणित है। उससे एकांत वृद्धि के अंत के समय चरम स्थिति बंध की अबाधा संख्यात गुणित है। उससे अपूर्वकरण के प्रथम समय संबंधी स्थिति बंध की अथवा अबाधा संख्यात गुणित है। उससे एकांत वृद्धि के अंतिम समय का स्थिति कांडक असंख्यात गुणित है, क्योंकि वह पल्योपम के संख्यात में भाग प्रमाण होता है। उससे अपूर्वकरण का प्रथम जगन स्थिति कांडक संख्यात गुणित है। उससे पल्योपम संख्यात गुणित है। उससे अपूर्वकरण का प्रथम उत्कृष्ट स्थिति कांडक संख्यात गुणित है। उससे एकांत वृद्धि के अंत में
संभव अंतिम स्थितिबंधक संख्यात गुणित है, उससे अपूर्णकरण का प्रथम स्थितिबंध संख्यात गुणित है, उससे एकांत वृद्धावृद्धि के अंतिम समय संबंधी सत्व संख्यात गुणित है, उससे प्रथम समयवर्ती अपूर्णकरण का स्थिति सत्व संख्यात गुणित है। अब इन्होंने अलग अलग अल्प जैसे अपन ने सोचे थे, तो देखो जब ये अपूर्वकरण में गया था तब अपन ने पढ़ा था अपूर्वकरण में दो हो सकता है, या तो उसका लक्ष्य सागर हो या अलग अलग दो। क्यों अपूर्वकरण में जो प्रवेश किया सब जीव के प्रवेश करते समय उनका स्थिति सत्व अलग अलग है, सबका जगन्य भी हो सकता है, उत्कर्ष भी हो सकता है। अनिरुद्धीकरण में ऐसा नहीं होता था, सबके अलग परिणाम विशुद्ध एक तरीके थे। लेकिन अपूर्वकरण में पहले तो होता था, पहले समय में कोई अधकरण से आया है तो उसके परिणामों में अलग अलग विशुद्धि हो सकती है, जगन्य भी हो सकता है, उत्कर्ष भी हो सकता है, क्योंकि अपूर्वकरण के समयवर्ती समय में भी विषमता पाई जा रही थी जगन्य से और उत्कर्ष तक की, तो वहां पर अलग अलग हो रहा है। तो उन्होंने उसी को लिखा कि कितना है, तो अपन ने पहले पढ़ा था कि लक्ष्य सागर भी हो सकता है, देखा था ना, और कम भी हो तो पल्ले के असंख्यात भाग का भी हो सकता है, तो उसको लेकर दो बता दिया। अब जब पल्ले के असंख्यात भाग से लेकर लक्ष्य तक गए तो बीच में पल्ले आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। जब पल्ले से लाखों में जाएंगे पल्ले आएगा, तो एक स्थान या पल्ले का भी आ गया, अबाधा की भी ये बात आ गई, जो स्थिर सत्य बन रहा है उसकी अबाधा की भी आ गई। मतलब ये सारे अल्पभूत किसको बताते हैं? हमें कौन कितना बड़ा है इसका ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि ये केवली भगवान के ज्ञान का विषय है। हमें तो ये बता रहे हैं कि ये जो पांचवें गुण स्थान के अंदर है उसके अंदर अपूर्वकरण के पहले समय से लेकर एकांतावृद्धि के में कैसे उन्होंने अल्प घटाए, मतलब स्थिति कांडोत्कीर्ण काल लिया, स्थिति बंधापसरण लिया, अनुभाग कांडकात लिया, गुण श्रेणी का आयाम लिया, फिर स्थिति अबाधा ले ली, फिर स्थिति बंधापसरण हो रहा था, दो भेद थे शुरू में, किसका जगन्य कितना था, उत्कृष्ट कैसा था, इतने सबका उन्होंने जो है यहाँ पर अल्पबोध को बताया। अल्पबोध को बताने से हमें उसका भाव भाषण होता है, कम से कम अब इतना तो मान लीजिए आपको 18 का 18 नहीं पता चले, लेकिन ये तो पता चल गया ना कि सबसे छोटा अनुभाग कांडकात कब होता है कि एकांतानुवृत्ति के अंतिम समय में होता है। उसके बाद में क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके बाद में अनुभाग कांडकात होंगे ही नहीं होंगे। सबसे बड़ा कब होता है? कि अपूर्वकरण के पहले समय में होता है। स्थिति कांडोत्कीर्ण मतलब ये सब बातें अपने को यहाँ पर पता चल गई कि अपूर्वकरण के अंदर इस प्रकार से अल्पबोध के द्वारा उन्होंने पांचवें गुण स्थान, जिसके दो भाग किए थे, एकांतानुवृत्ति और अधा प्रवृत्त संयत, ठीक है ना। इस प्रकार से आज अपन ने ये बात नहीं पढ़ी अपन ने कि पांचवें गुण स्थान में भी दो भेद हो सकते हैं। अभी तक अपन ने पढ़ा था पहले गुण स्थान में क्या सातिशय मिथ्या दृष्टि है, ग्रहित मिथ्या दृष्टि से पढ़ते थे अपन। हम पढ़ते थे छठे गुण स्थान में ये कौन है, स्वस्थान अप्रमत है, सातिशय प्रमत है, पढ़ते थे ना अपन ने। लेकिन आज हमने यहाँ पर भी पढ़ा, अपन ने क्या पढ़ा? अपन ने कि पांचवें गुण स्थान में भी प्रतिमाएं तो पढ़ी हमने कि 11 प्रतिमा होती है, लेकिन ये नहीं पढ़ा कि विशुद्धि प्रतिशत में, मतलब आज अपने को नई चीज पढ़ने में आई कि एकांतानुवृत्ति स्थान और अधा प्रवृत्ति। और अधा प्रवृत्त एकांतानुवृत्ति का स्थान तो केवल अंतर्मूर्ति होगा, लेकिन अधा प्रवृत्त का कितना हो सकता है? अधिक से अधिक हो तो कुछ कम है, पूरे कोटि वर्ष तक की आयु है तो उसकी गुण श्रेणी चलती रहेगी। तो उसकी देखो इसलिए अवस्थित गुण श्रेणी करनी पड़ी उसको कि पूरे काल तक रहेगी तो उसकी उतनी उतनी गुण श्रेणी रहेगी। अंतर्मुक्त रहा उसके, क्योंकि शुद्धि का पांचवें गुण स्थान कोई 10 साल तक जिए, कोई पूरे कोटि तक रहे, तो उसकी पांचवें गुण स्थान की जो संयम देश संयम लब्धि के स्थान है उस प्रमाण में विशुद्धि होगी। अब आगे तो बताने वाले हैं कि ये जो पांचवें गुण स्थान में है ना विशुद्धि, इसमें भी बहुत सारे से वेरिएशन हो जाएंगे। कैसे वेरिएशन हो जाएंगे, है ना, कि जैसे कोई जीव पहले गुण स्थान से लेकर पांचवें में आ रहा है, कोई जीव चौथे से लेकर पांचवें में आ रहा है, तो उसकी विशुद्धि इसकी विशुद्धि में अंतर हो जाए, आने के अंतर हो सकता है, दोनों की विशुद्धि में हो सकता है ना। कोई मनुष्य है वो पहले से पांचवें में आ रहा है, कोई तिर्यंच है वो पहले से पांचवें में आ रहा है, कोई है ना, मतलब अलग अलग ढंग से। क्योंकि अभी यहाँ पर अपन ने जैसे आज सबसे पहले अपन ने आज स्वाध्याय प्रारंभ किया था तो क्या बोला था अपन ने कि किसकी बात चल रही है, तो मुग्धा जी ने पहले बता दिया तिरंज गति और मनुष्य गति के जीवों की बात चल रही है। फिर मैंने बताया गुणस्थान में किसकी बात चल रही है कि पहले से पांचवें में आने वाला और चौथे से पांचवें आने वाले, क्योंकि पांचवा गुणस्थान मनुष्य को भी होता है और तिरंज को भी होता है, देवनारकी के तो नहीं होता है। तो 2 और 2 4 तो हो गए,
अब इनके जो स्थान होंगे, अब यहां पर विशुद्धि के स्थान आचार्य बताएंगे ना, पांचों गुण स्थान की, तो दो तरह की विशुद्धि हो गई। एक उस गुणस्थान में आने वाले की विशुद्धि, एक उस गुणस्थान से जाने वाले की विशुद्धि। जैसे कोई 3 महीने के लिए अमेरिका गया, तो जाते समय उसकी प्रसन्नता और लौटते समय वापस जब कर रहा है तो उसकी अंतर हो जाएगा। अब तो इंडिया में आ रहे हैं, ट्रैफिक मिलेगा हमको, सड़क वो मिलेगा, तो उसके अंतर हो गया। तो एक पहले से 5वें में आ रहा है और एक 5वें से पहले में आ रहा है, उसकी अंतर होगी कि नहीं होगी विशुद्धि में? तो जो आ रहा है उसको बोलेंगे चढ़ने वाला, जो गिर रहा है उसको बोलेंगे प्रतिपात। प्रभु पतित पावन में अपावन चरण, पतित मतलब गिरने वाला, पतित मतलब गिरने वाला। तो प्रतिपात स्थान भी होंगे, प्रतिपद्यमान स्थान भी होंगे। और दूसरा, जो वहां पर जाकर इतने लंबे समय तक रहता है, तो अंतर्मुख के बाद में जब वो हो गया आधा प्रवशेद हो गया, तो उस समय उसके स्थान अलग होंगे, कम भी होंगे ज्यादा भी होंगे। हमने बताया कि उसके हर तरह से स्थित हो गए। तो ये विशुद्धि के स्थान भी 3 प्रकार के हो जाएंगे, प्रतिपाद स्थान, प्रतिपाद्य स्थान और अनुभव कह लीजिए उसको। आगे नाम दोनों बोलेंगे, लेकिन अपन जैसे बोलते हैं ना, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, इसको बोलते हैं ना। तो यहाँ क्या बोल देंगे, प्रतिपाद्य स्थान, प्रतिपाद्य स्थान है ना, प्रतिपा गिरने वाले, प्रतिपद्यमान मतलब चढ़ने वाले, और अनुभव मतलब बीच वाले। अब अनुभव वाले कब होंगे भाई? पहले समय के बाद में, बाकी समय में सब अनुभव वाले होंगे। चढ़ने वाले के सबसे पहला तो पहले समय पर ही होगा। जो पहले समय का जो होगा प्रतिपाद्य मन स्थान, वो कौन सा होगा? वो एकांत अनुवृद्धि का होगा उस समय, क्योंकि पहले समय से एकांत अनुवृद्धि चल रही है। तो एकांत अनुवृद्धि के दूसरे समय से लेकर आपके कोई भी स्थान हो सकते हैं। तो 3 प्रकार के विशुद्धि स्थान हो गए, 2 प्रकार के स्वामी हो गए, और जगन्य और उत्कृष्ट हो गए। बताओ कितने भेद हो गए 5वें गुणस्थान के? बहुत आनंद आ रहा है मुझे। 5वें गुणस्थान के भी पढ़ेंगे अपन। 5वें गुणस्थान के अपने को भेद निकालने। पहले भेद कैसे निकाले? स्वामित्व की अपेक्षा से 2 भेद, मनुष्य के हो सकता है, तिरंज के हो सकता है। उन स्थान कौन से हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। अशोका जी, 3 कौन कौन से होते हैं? अशोका जी बताइए। अशोका जी सोचिए मत, बताना है। 3 हो सकते हैं। कौन से? अगर नाम याद नहीं रहे तो गिरने वाले, उत्तर गिरने वाले, चढ़ने वाले और बीच के। जो गिरने वाले उसका नाम है पतित, पतित। और जो है और एक अप्रतिपद्यमान। तो प्रतिपाद, अप्रतिपद्यमान, ऐसे नाम सब पढ़ने वाले अपन को। लेकिन गिरने वाले, चढ़ने वाले और बीच के 3। और स्वामी हो गए तिरंच और मनुष्य 6, और उत्कृष्ट जगन हो गए कितने स्थान? 12 स्थान। तो इन 12 स्थानों का भेद बताएंगे। ये विषय कैसे चलेगा ये अपने को लगना चाहिए। अब थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ, पढ़िए आगे। उषा दोषी, आप बहुत दिनों के बाद आए, आप लीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा विषय में प्रवेश कीजिए। यहाँ पर संयमा संयम लब्धि की तीव्र मंदता, पढ़ो। यहाँ पर संयमा संयम लब्धि की तीव्र मंदता का स्वामित्व और अल्पभूत कहेंगे। उसमें पहले स्वामित्व कहते हैं। शंका, उत्कृष्ट संयमा संयम लब्धि किसके होती है? समाधान, सर्व विशुद्ध और अंतर समय में संयम को ग्रहण करने वाले संयता संयत के उत्कृष्ट संयमा संयम लब्धि होती है। शंका, जघन्य संयमा संयम लब्धि किसके होती है? समाधान, जघन्य लब्धि के योग्य संक्लेशों को प्राप्त और अंतर समय में मिथ्यात्व को प्राप्त होने वाले संयता संयत के जघन्य संयमा संयम लब्धि होती है। अभी क्या बताया यहाँ पर? अभी रुकेंगे। बताइए मंजुला जी, क्या पढ़ा उषा दोषी ने? अभी 4 लाइन पढ़ी है। उत्कृष्ट संयम लब्धि किसके होती है? तो उसके लिए बताया कि सर्व विशुद्ध और अंतर समय में संयम को ग्रहण करने वाले संयता संयत और उत्कृष्ट संयमा संयम लब्धि होती है। बताइए अशोका जी, अशोका जी बता रहे। हाँ जी, पहला तो यही बताया उन्होंने कि उत्कृष्ट संयम समलब्धि किसकी होती है। तो उन्होंने ये कहा उसमें कि सर्व विशुद्ध और अनंतर समय में जो संयम को ग्रहण करने वाले हैं, तो उन जीवों के जो है संयता संयत के उसकी संयम लब्धि होती है। और दूसरा पूछा उन्होंने जघन्य संयम लब्धि किसकी होती है? तो जघन्य लब्धि के योग्य जो संक्लेश को जो प्राप्त हो रहे हैं जीव, तो वो अनंतर समय में जो मिथ्यात्व को प्राप्त करते हैं, होने वाला जो संयता संयत जीव है, उसके जघन्य संयम लब्धि। अच्छा भाई, शुरू कहां से किया था? पढ़ा था कि 5वें गुण स्थान में हम तीव्र मंद संयम लब्धि के स्थान को बताएंगे। मतलब चालू कहां से किया था? ये तो प्रश्न हुए, शंका। जब वो जो शंकाकार की शंका हो गई दोनों,
लेकिन शुरू कहाँ से किया था उन्होंने, फिर से पढ़ते हैं अपन लोग। उन्होंने शुरू किया था यहाँ पर, मतलब अभी तक जो प्रकरण चल रहा था उसके आगे, संयम संयम लब्धि, मतलब पांचवें गुणस्थान में प्राप्त होने वाली विशुद्धि, उसी को कहा प्राप्ति कहो या लब्धि कहो, एक ही बात है। पांचवें गुणस्थान की प्राप्ति में जो भावों में तीव्रता और मंदता होती है उसका स्वामी कौन है, और उसमें अल्पबोध कहेंगे, उसमें यहाँ पहले स्वामित्व को कहेंगे। मतलब दो बात बताएंगे, पहले स्वामित्व को बताएंगे और अल्पबोध को बताएंगे। आप बताना चाहेंगे कि स्वामित्व और अल्पबोध में क्या अंतर है? आप बताइए मुग्धा जी, स्वामित्व और अल्पबोध में। स्वामित्व में कौन सा जो संयम को प्राप्त करता है ये स्वामित्व कहेगा। बहुत बढ़िया। और अल्पबोध? अल्पबहुत्व में पांचवें गुणस्थान में कई जीव हैं, और पांचवें गुणस्थान में कुछ एकांतानुवृत्ति में है, कुछ जो है अथा प्रवर संयत में, तो उनके भावों में विशुद्धि में तारतम्यता होती रहेगी। उस तारतम्यता को लेकर अल्पबोध कहेंगे। दो बात कहेंगे, स्वामित्व कहेंगे और अल्पबोध कहेंगे। तो उन्होंने कहा स्वामित्व का, तो स्वामित्व कहने पर स्वामित्व में क्या बताते हैं? जगन्य उत्कृष्ट कौन है, मतलब भावों का इनका स्वामी कौन, जगन्य का कौन स्वामी, उत्कृष्ट का कौन स्वामी है। तो उन्होंने वो दो प्रश्न खड़े कर दिए। तो उत्कृष्ट का स्वामी कौन बताया कि जो पांचवें गुणस्थान को प्राप्त करने वाला, और जगन्य किसको बोला? जो पांचवें गुणस्थान से गिरने वाला। ठीक है, तो बताइए ममता जी, ये दोनों स्वामी कौन होंगे? जैसे कोई ये पहले से पांचवें में जा रहा है और कोई पांचवें से पहले में आ रहा है, तो कब होगा स्वामी, कहां पर होगा? मनुष्य गति और त्रियंच गति का जीव। हाँ, ये नहीं, वो तो को स्वामी होगा। ये स्थान कहां पर होगा, मतलब उत्कृष्ट स्थान कहां पर होगा? संयम लब्धि का उत्कृष्ट स्थान, विशुद्धि का उत्कृष्ट स्थान कहां पर होगा, और जगन स्थान कहां पर होगा? किसको होगा ये तो पढ़ लिया, अभी कहां पर होगा? अधे पर्वत पहले गुणस्थान। उत्कृष्ट तो पहले में हो सकता है, जगन्य तो जो संयम के गुणस्थान है ऊपर वाले गुणस्थानों में होगा। ये जो आप बोल रहे हैं सही है, हम भी ऐसा सोचते थे कि पहले से जो ऊपर चढ़ रहा है तो उसके उत्कृष्ट विशुद्धि होगी। लेकिन मैं बता रहा हूं कि जैसे कोई पहली बार अमेरिका जा रहा है, तो ये बात है कि जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट में बैठेगा और इंटरनेशनल फ्लाइट बैठेगा तो उसको बराबर होगा। लेकिन वास्तव में कब होगा? जबकि वो फ्लाइट से कर अमेरिका के गेट के बाहर आकर आ जाएगा, तब उसको पता चलेगा हो ये सबसे बड़ी विशुद्धि है। तो विशुद्धि बढ़ रही है, पहले से जो पांचवें में जा रहा है उसकी विशुद्धि बढ़ती जा रही है। और एक समय जब आया कि वो पांचवें गुणस्थान में आ गया, तो पहले गुणस्थान के अंत समय में होगा कि पांचवें गुणस्थान के पहले समय में होगा? तो कहते हैं, आचार्य कहते हैं कि उत्कृष्ट स्थान पांचवें गुणस्थान के पहले समय में होगा। एक बात। दूसरा क्या, हम एक अगर मान लो ये भी नहीं समझ में आए अपन के दोनों एक ही बात है, अंतर नहीं है। देखो हम किसकी बात करते हैं? हम संयम लब्धि स्थान की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? संयम लब्धि स्थान। किसकी बात चल रही है? जय श्री राम, किसकी बात चल रही है? तो पहले गुणस्थान में संयम लब्धि है ही कहां पर, जब उसके स्थान बात करेंगे? जगन्य उत्कृष्ट वहां तो जीरो है। पहले गुणस्थान में तो असंयम है। पहले गुणस्थान का नाम क्या? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे गुणस्थान का क्या नाम है उषा दोषी? असंयम के। और अपन किसकी बात करते हैं? संयम लब्धि की है। तो संयम लब्धि का जो चाहे जगन्य हो चाहे उत्कृष्ट हो, वो पांचवें गुणस्थान के अंदर ही होगा। जो जीव पांचवें गुणस्थान में, पांचवें गुणस्थान से बाहर निकल गया तो वो कहां पर उसके संयम लब्धि स्थान होगा? ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो उत्कृष्ट भी पांचवें गुणस्थान में भी है और जगन्य भी पांचवें में। लेकिन जो पांचवें में प्रवेश किया उसके पहले समय पर, उसके पहले समय को क्या कहेंगे? एकांतानुवृद्धि का प्रथम समय। और अंतिम समय क्या है? अधा प्रवर्त का अंतिम समय। क्यों? जब वो चल रहा है तो अंतिम जब वो जगन्य स्थान होगा उस समय उसका क्या नाम होगा? अधा प्रवर्त संयत के। तो स्वामी कौन हुआ? ये मतलब उत्कृष्ट विशुद्धि का स्वामी कौन हुआ? एकांतानुवृद्धि वाला संयत का प्रथम समय वाला, प्रथम समयवर्ती